हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो फिनॉल के बेंजीन रिंग से संबंधित होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से हैं। फिनॉल कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो फिनॉल होता है, फिनॉल की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। देखो, फिनॉल का जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है, बेंजीन रिंग से ये OH समूह जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग का से जुड़ा OH समूह जो होता है, इसके अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग में ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण फिनॉल की बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाता है। इसलिए जो दूसरा प्रतिस्थापी समूह बेंजीन रिंग में प्रवेश करता है ना, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व किस प्रकार से बढ़ता है? ये फिनॉल के अम्लीय गुण जिस वीडियो में हमने बताए हैं उसमें बताया है कि जो ऑर्थो पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। फिनॉल की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे होती है? क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। तो जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ता है ना, प्रतिस्थापी समूह यहां से हाइड्रोजन को जो विस्थापित करता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। समझ गए बात को? तो फिनॉल की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, है ना। तो इसलिए फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। और इस OH समूह के कारण, OH समूह जो है, OH समूह में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है। इलेक्ट्रॉन युग्म ये बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। तो इस वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जिससे बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिव हो जाती है। OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो बेंजीन की रिंग से, बेंजीन अणु से वो ज्यादा सक्रिय होती है। जैसे बेंजीन ये होता है ना, ये बेंजीन है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति फिनॉल में ये जो OH समूह होता है ना, इसके अनुनाद प्रभाव के कारण ये इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिव होती है इस बेंजीन से। ये जो बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन भी देता है, अकेला बेंजीन भी देता है, लेकिन OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है। तो
OH समूह बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे बेंजीन रिंग ये ज्यादा एक्टिव होती है। फिनोल की जो मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि जो प्रतिस्थापी समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। फिनोल की प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इस प्रकार से है। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रीकरण किसे कहेंगे? नाइट्रीकरण कहते हैं बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह के प्रवेश को कहते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह का प्रवेश करना कहलाता है क्या? नाइट्रीकरण। किस प्रकार से होता है? जब फिनोल को, ये फिनोल है OH प्लस HNO3, जब फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराते हैं कम टेम्परेचर पर, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या कहें 298 केल्विन पर कराते हैं, तो अब देखो जो प्रतिस्थापी समूह है, देखो ये जो HNO3 है ना, इसमें से NO2 समूह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है ना। इसको अगर आप इस तरीके से समझे, OHNO2, HNO3 को OHNO2, तो यहां से ऑर्थो पोजीशन से H निकलता है, वो OH के साथ में पानी बनाएगा, NO2 यहां जुड़ जाएगा, तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहां से भी प्रतिस्थापित होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये OH, ये NO2 प्लस ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। क्योंकि जो 1-2 पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है। जब दो प्रतिस्थापी समूह एक दूसरे से बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं 1-2 या 1-6 पोजीशन से, तो वो यौगिक कहलाता है ऑर्थो यौगिक। और 1-4 पोजीशन से दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो वो यौगिक कहलाता है पैरा यौगिक। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये पैरा नाइट्रोफिनोल। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल जो होते हैं ये भाप में वाष्पशील होते हैं, तो इनका पृथक्करण भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है ये भाप में ज्यादा वाष्पशील होता है, और ये जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है ये भाप में ये कम वाष्पशील होता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखते हैं। देखो ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है ना, इसमें आंतर अणु हाइड्रोजन बंद होता है। देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से ये है नाइट्रो समूह। देखो ये नाइट्रो समूह है ना, नाइट्रोफिनोल। OH को यहां लगाइए, OH यहां लगा दिया हमने। देखो इसमें ये जो ऑक्सीजन है और H है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, एक ही अणु के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आंतर अणु हाइड्रोजन आबंध। आंतर अणु हाइड्रोजन आबंध,
इंटर मोलिकुलर, तो इसको बोलते हैं आंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, आंतर को बोलेंगे आंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसी एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना कहलाता है आंतर अणु, या इसे अंत्य अणुक भी बोलते हैं, अंत्य अणुक हाइड्रोजन आवरण। तो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है इसमें आंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है, पैरानाइट्रोफिनोल में दूसरे प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो जैसे ये OH, ये क्या है, ये फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये वाला पैरानाइट्रोफिनोल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये यहां पे NO, ये नाइट्रो समूह लगा दिया है ना, 1,4 पोजीशन पर होते हैं। और ये दूसरे अणु का OH समूह, ये NO2 समूह, तो देखो ये जो यहां पर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। अंतरा को बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल के अणु एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है ना, पैरानाइट्रोफिनोल का जो क्वथनांक होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जबकि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है इसमें एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसका जो मतलब ये अणु जो होते हैं ना, इनके बीच में एक अणु ये हो गया, ऐसे दूसरा अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस वजह से इसका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है और इसका क्वथनांक होता है वो अधिक होता है। ये भाप में, क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, ये भाप में ये कम वाष्पशील होता है, ये भाप में अधिक वाष्पशील होता है। तो जब फिनोल का नाइट्रीकरण कम टेम्परेचर पर करते हैं तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। और जब फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल और फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? पिक्रिक अम्ल। ये नोट करिए इसको, फिनोल का नाइट्रीकरण, फिनोल वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिनोल का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में
की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा करने पर, कंसंट्रेट HNO3 द्वारा करने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, करने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये समीकरण नोट करिए। देखो ये फिनोल है OH। फिनोल का जब नाइट्रीकरण, देखो HNO3 को हम इस तरीके से लिखते हैं, HNO3 को OHNO2, OHNO2 ये लिख दिया हमने OHNO2। तीन अणु लो इसके, HNO3 के 3 अणु, कंसंट्रेट, और कहीं की उपस्थिति में करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली और यहां से H विस्थापित होते हैं, 3 H, एक यहां से 1 2 पोजीशन से 2 4 और 6 पोजीशन से H निकलते हैं, वो OH के साथ में पानी बनाते हैं और ये बनता है OH। यहां पर NO2 समूह लगाओ, यहां पर NO2 समूह लगाइए और यहां पर NO2 समूह लगाइए, ये NO2 प्लस 3H2O। H कहां से आया, यहां ये जो CH था ना, यहाँ पे ये CH था ना, तो एक H यहां से हटा, एक यहां से हटा, एक यहां से, तो 3H2O। तो ये बनता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और इसका दूसरा नाम ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। देखो 1 2 3 4, ये 5 पोजीशन, ये 6 पोजीशन, तो नाम क्या है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और जो पिक्रिक अम्ल होता है, ये एक पीले रंग का पर्पल विस्फोटक पदार्थ होता है। नोट करिए इस समीकरण को। एग्जाम में पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे आप फिनोल से पिक्रिक अम्ल, किस तरीके से कैसे प्राप्त करोगे। तो फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग में NO2 समूह का प्रवेश कराना, उसकी एंट्री करना कहलाता है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बनता है पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है पीले रंग का। और इसका जो क्वथनांक होता है वो 122 डिग्री सेल्सियस होता है, 122 डिग्री सेल्सियस। तो इस समीकरण को आपको याद करना है ना, वेरी इंपोर्टेंट समीकरण है। फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और ये एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका ये ठोस होता है ना, तो इसका गलनांक होता है, द्रव का क्वथनांक होता है, ठोस का गलनांक होता है। तो इसका जो गलनांक होता है ना, MP मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो फिनोल से पिक्रिक अम्ल सीधे नाइट्रीकरण द्वारा फिनोल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त नहीं किया जाता। फिनोल से पिक्रिक अम्ल
सीधे नाइट्रीकरण द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसकी प्राप्ति अगर हम फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाते हैं उसके सीधे नाइट्रेशन के द्वारा, तो पिक्रिक अम्ल की जो प्राप्ति होती है वो बहुत कम होती है, फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए पहले फिनोल का सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनीकरण करते हैं, और जो सल्फोनिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका फिर नाइट्रीकरण करते हैं। तो पिक्रिक अम्ल की जो प्राप्ति होती है वो काफी अच्छी होती है। एक स्टेप में आप समीकरण को इस तरीके से लिखोगे, बाकी जो समीकरण होती है ना कि पहले फिनोल का सल्फोनीकरण करते हैं, ये अभिक्रिया कई पदों में होती है इस प्रकार से। देखो जो फिनोल होता है ना, फिनोल का पहले सल्फोनीकरण करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। देखो H2SO4 को आप इस तरीके से समझो OHSO3H, है ना। तो जब सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन करने पर यहां से ये जो OH है ना, H के साथ में H2 बनेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर SO3 समूह आता है। तो ये बनता है OH और यहां पर SO3H समूह प्लस OH SO3H समूह, ये यौगिक बनता है। इसका फिर से आगे सल्फोनेशन होता है H2SO4 के द्वारा, एक समूह इसमें और एंटर करता है। देखो ये है क्या, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें एक SO3OH समूह और जुड़ता है। तो देखो कैसे, ये जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है ना, इसमें तो यहां पे जुड़ता है और इसमें SO3H समूह यहां जुड़ता है। तो ये यौगिक प्राप्त होता है OH SO3H और ये SO3H, है ना। देखो जब इसमें SO3H समूह यहां जुड़ेगा तो ये यौगिक बन जाएगा, और जब इसमें SO3H समूह यहां जुड़ेगा तो ये यौगिक बन जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, देखो ये फिनोल है, फिनोल डाइसल्फोनिक अम्ल इसका नाम है, फिनोल, है ना। 2,4 पोजीशन पर SO3H समूह है तो इसको कहते हैं फिनोल डाइसल्फोनिक अम्ल, या इसे बोलेंगे ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल, तो अब ये जो सल्फोनिक उत्पाद बनता है इसमें से SO3H समूह आसानी से NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इसका नाइट्रीकरण करते हैं। ये जो समूह होता है, ये जो यौगिक बनता है, OH SO3H, है ना। इसका अब नाइट्रीकरण करते हैं HNO3 कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा। तो नाइट्रीकरण करने पर यहां भी NO2 समूह आता है, यहां भी आता है, और एक NO2 समूह यहां भी आता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया OH SO3H अब यहां पे NO2 समूह लिखेंगे।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे NO2 समूह, ये NO2 NO2 है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये SO3H समूह ये हट जाता है ना, तो ये प्राप्त होता है पिक्रिक अम्ल। ये क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। और क्या बनेगा फिर साथ में, ये H2SO4 बनेगा है ना, हमने प्रोडक्ट लिख दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये H2SO4 बना लेगा, इसके OH के साथ में ये H2SO4 बन जाएगा, एक H2SO4 ये बन जाएगा है ना, और यहां से H2O का अणु निकल जाएगा है ना, और इसके कितने अणु लगेंगे, 3 अणु लगेंगे। तो इस प्रकार से देखो अभिक्रिया होती तो ये कई स्टेप में है, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से पिक्रिक अम्ल, तो आप अगर आप एक स्टेप में भी अभिक्रिया को लिखते हैं तो भी वो सही माना जाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो ये तो बात हुई नाइट्रीकरण की। फिनोल का नाइट्रीकरण जब कम ताप पर करते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है, और जब फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट अगली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। यस, उतार दिया आपने ये। अब अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं फिनोल की, हैलोजनन, हैलोजिनेशन। अलग अलग प्रायोगिक परिस्थितियों में फिनोल के हैलोजनन से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे जब फिनोल का हैलोजनन, ये फिनोल है, फिनोल को एक इस प्रकार से अलग से आबंध लगाकर भी इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है। तो फिनोल का हैलोजनन, इसकी जब हम ब्रोमीन के साथ में, मान लो हैलोजन हम ब्रोमीन लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में या कार्बन डाइसल्फाइड माध्यम में, इसकी अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ में, तो मोनोब्रोमोफिनोल प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है, मतलब एक Br जो है ना, एक Br, देखो यहां से एक H, इसके साथ में Br बाहर हो जाएगा और Br एक यहां जुड़ेगा है ना, तो ये प्राप्त होता है। एक तो ये प्राप्त होगा यौगिक, और एक यौगिक ये प्राप्त होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, और एक Br यहां जुड़ता है, ये क्या है, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल। जब दो प्रतिस्थापी समूह 1-1-2 पोजीशन पर होते हैं तो यौगिक कहलाता है ऑर्थो यौगिक, ऑर्थोब्रोमोफिनोल। और जब 1-4 पोजीशन पर होते हैं दो प्रतिस्थापी समूह तो यौगिक कहलाता है पैरा यौगिक। इसका नाम क्या है, पैराब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल। तो जब फिनोल का ब्रोमीनीकरण करते हैं, हैलोजन का मतलब हैलोजन के साथ में विक्रिया करते हैं, तो इसमें हैलोजन पर बेंजीन रिंग में हैलोजन परमाणु की एंट्री या बेंजीन रिंग में हैलोजन परमाणु का प्रवेश कराना कहलाता है हैलोजनन, है ना। तो जैसे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, वो अलग अलग प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ये कम ध्रुवीय विलायक होते हैं, क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड, तो इससे ये मोनोब्रोमोफिनोल, जिनमें मोनो का मतलब जिनमें एक Br होता है, ये ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। ये बहुत अल्प मात्रा में बनता है, ये अधिक मात्रा में बनता है। अच्छा, जब हम
फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं। ये क्या है? ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं तो एक Br यहां आता है, एक यहां आता है, एक यहां 2, 4, 6 पोजीशन पर Br आता है। तो ये यौगिक बनता है OH, एक Br यहां पर, एक यहां पर और एक Br यहां पर जुड़ता है ये, और यहां से ये HBr अलग होंगे। तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या है? ये है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फिनोल का हैलोजन होता है। तो ये थी फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखते हैं फिनोल की कुछ विशेष अभिक्रियाएं। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं फिनोल की कुछ। और पहली अभिक्रिया ये है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ में 400 केल्विन टेम्परेचर पर और उच्च दाब पर 3 से 7 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर दाब पर, यहाँ पे गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर और उच्च दाब पर गर्म करने पर, यहाँ पे गर्म करने पर है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिसे HCl अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ये सोडियम फिनोक्साइड है ONA, ये है सोडियम फिनोक्साइड। और ये सोडियम फिनोक्साइड इसको बनाते हैं फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं। तो ये H और ये OH H2O बनता है, तो ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड ONA। इस प्रकार से बनता है ये सोडियम फिनोक्साइड। आयनिक यौगिक होता है, इस पर Na पर धनावेश और ये फिनोक्साइड आयन पर ऋणावेश होता है। तो ये होता है सोडियम फिनोक्साइड। तो जब सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ में कराते हैं और 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 3 से 7 वायुमंडल दाब पर कराते हैं, तो पहले ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये O, इसकी जगह Na की जगह H और ये COONA, ये बनता है सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। यहां पर CO2 इसमें जुड़ जाता है और यहां से HO यहां पे आ जाता है, तो ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। और जब इसको अम्लीय करते हैं, मान लीजिए HCl के द्वारा इसको अम्लीय करते हैं, तो ये यहां से NaCl बन जाएगा, NaCl, और ये H यहां जुड़ जाएगा, तो ये बनता है सैलिसिलिक अम्ल OH COOH। इसका नाम क्या है? ये लिखा हुआ ऊपर सैलिसिलिक अम्ल, या इसको बोलते हैं 1,2
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। देखो समीकरण आपको याद होनी चाहिए। जब आपके याद समीकरण होती है, समीकरण को बार बार लिख करके याद करिए। जब समीकरण याद होती है तो ये अभिक्रिया की थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं समीकरण के आधार पर। तो ये हुई कोल्बे अभिक्रिया कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ में कराते हैं तो ये सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, सोडियम सैलिसिलेट, है ना, ये बनता है। और जब इसे अम्लीय करते हैं तो ये प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल। फिनोल की एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अभिक्रिया ये है राइमर टीमन अभिक्रिया। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। क्या होती है राइमर टीमन अभिक्रिया? फिनोल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड समूह ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है और यह अभिक्रिया कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। या इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि फिनोल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री पर गर्म करके मिश्रण को HCl अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया ही कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। इसकी समीकरण लिखिए। देखो ये है फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया जब कराते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, यहां पर NaOH का भी अणु लगाइए, NaOH की उपस्थिति में, तो पहले ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ये बनता है O, यहां पर H की जगह Na आ जाता है, ONA, और ये CHCl2, यहां से इसके दो अणु लगते हैं NaOH के, तो यानी कि यहां से NaCl निकलेगा, एक तो NaCl निकलेगा और दो जल के अणु बाहर निकलेंगे -2H2O। तो पहले ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड बनता है, ये बनता है। इस बेंजील क्लोराइड को की अभिक्रिया फिर NaOH के साथ में होती है, तो इससे फिर यहां पर ये जो दोनों जो ये Cl समूह है ये NaCl बन जाता है, NaCl बन जाएगा और यहां पर ये एल्डिहाइड समूह आ जाता है, ये बनता है। देखो ये तो है ONA और ये है CHO। तो यहां से ये 2NaCl बाहर निकल जाता है, 2NaCl बाहर निकलेगा और यहां से जल का एक अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु। अब इसको अम्ल के द्वारा, HCl अम्ल के द्वारा इसको अम्लीय करते हैं, HCl के द्वारा। तो ये Na और ये Cl, ये NaCl बन जाएगा और ये बन जाएगा ये OH, ये CHO समूह आ जाता है, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
तो ये बनता है NaCl, है ना, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बनता है सैलिसैल्डिहाइड। इस यौगिक का नाम है सैलिसैल्डिहाइड, और या इसको कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसे बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। जब फिनोल की अभिक्रिया कहीं के साथ में कराते हैं, NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने पर पहले ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है, फिर इससे ये बेंजल्डिहाइड का ये सोडियम लवण है ये बनता है, इसको HCl अम्ल से अम्लीय करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह आता है। ये लिखा ना, फिनोल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड समूह ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश कर जाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो CHCl2 है ना, यहाँ पर ये जो देखो ये जो CHCl2 समूह होता है, CHCl2 समूह NaOH के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है ना 2NaOH, तो यहाँ पर दो CH जो है ना, दो OH आ जाते हैं, दो OH ये आ जाते हैं, दो OH आ जाते हैं। जब एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह आ जाते हैं ना, तो ये बन जाता है H2O, तो ये हो जाता है एल्डिहाइड, है ना, ये यहां से H2O निकल जाता है और इस प्रकार से ये एल्डिहाइड समूह यहाँ पे आता है। तो फिनोल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड समूह का आना ही कहलाता है राइमर टीमन अभिक्रिया। और इसी प्रकार से कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ में भी अभिक्रिया होती है फिनोल की NaOH की उपस्थिति में। इस समीकरण को उतारिए। जब फिनोल की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी राइमर टीमन अभिक्रिया ही कहलाती है। जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 के साथ में कराते हैं ना, CCl4 के साथ में NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसी प्रकार से यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर पहले CCl3, यहां पर एक Cl हटेगा तो यहां पे CCl3 समूह आ जाता है, तो पहले ये यौगिक बनता है। देखो OH को हम यहां भी मान सकते हैं, ये सभी स्थितियां समतुल्य होती है ना। मान लो मैं OH को मैं यहां रख दूं, OH में जब NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं ना, तो Na यहां आ जाता है, इसका OH का एक H, ये जो H है इसमें, इसकी जगह आ जाता है Na, और यहां पर आ जाता है CCl3। तो पहले ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है। अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर हम यहां पर लेंगे, इसके दो अणु लेंगे NaOH के, तो यहां से निकलेगा NaCl निकलेगा, एक NaCl निकल गया, और एक HCl NaCl निकलेगा, NaCl, और एक जल का अणु निकलेगा, जल के दो अणु लिख लेंगे, है ना, ये जल के दो अणु लिख लेंगे -2H2O। तो पहले ये मध्यवर्ती बनता है, और फिर ये मध्यवर्ती इसकी NaOH के साथ में फिर अभिक्रिया होती है ना, NaOH के साथ में इसकी फिर अभिक्रिया होती है, और यहां पर इसके 4 अणु लगते हैं, तो ये यौगिक बनता है ONA, ये यहां पे जुड़ गया ONA, और यहां पर आ जाता है COONA, COONA,
और माइनस यहां से निकल जाता है 3NaCl, 3NaCl निकल गया और जल के यहां से अणु निकलेंगे, जल के अणु निकलेंगे यहां से 2H2O। अब इसको अम्लीय करते हैं। अम्ल की उपस्थिति में कोई सा भी अम्ल लेते हैं, HCl लेते हैं या H2SO4 लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ HCl लेते हैं तो 2 HCl लेने पड़ेंगे, तो यहां पर ये बन जाता है, ये यौगिक बनेगा OH और ये COOH, है ना। और यहां से इसमें 2NaCl निकल जाएगा और ये यौगिक बनता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और या इसको सैलिसिलिक अम्ल को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। ये क्लोरोफॉर्म को जब फिनोल के साथ में NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है सैलिसैल्डिहाइड बनता है। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को NaOH की उपस्थिति में फिनोल के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। अच्छा देखो यहां से इसको देखिए, ये जो यौगिक है ना, ये इसको मैं अलग से अभिक्रिया में आपको यहां समझाऊं आपको। देखो ये ONa और ये CCl3, जब NaOH के साथ में रिएक्शन होती है ना, NaOH के साथ में रिएक्शन होती है इसकी, तो ये 3NaCl बन जाता है, ये NaCl बन जाते हैं 3, तो ये बन जाएगा ONa और ये बन जाएगा C, और 3 NaCl बनेंगे तो यहाँ पे 3 OH जोड़ दीजिए। और ध्यान रखिए जब एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह हो जाते हैं ना तो वो यौगिक अस्थायी हो जाता है। तो इसमें से ये जल का अणु बाहर निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और यानी कि ये यौगिक बनता है ONa और ये COOH, है ना, ये बनता है। अब क्योंकि ये अम्ल है, ये अम्ल है, इससे ये बनता है, अम्ल है और अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, तो इसकी अभिक्रिया से इसकी NaOH के साथ में फिर अभिक्रिया होती है और यहां से ये OH और ये H, ये H2O बनता है और ये बनता है ONa और COONA, है ना। इससे ये यौगिक, देखो ये यौगिक इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये जो मध्यवर्ती यौगिक होता है ना, ये इससे ये इस प्रकार से बनता है। 3Cl की जगह 3 OH आते हैं, ये अस्थायी हो जाता है क्योंकि जब एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH होते हैं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है, तो ये अम्ल बनता है। अब अम्ल इस रूप में नहीं रह पाता क्योंकि माध्यम अक्षारीय है, तो इसका ये NaOH से क्रिया करके इसका ये सोडियम लवण बन जाता है और इस सोडियम लवण की को HCl से अम्लीय करने पर ये सैलिसिलिक अम्ल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है राइमर टीमन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिनोल की कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।